नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश का अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गुलाम वंश के अंतर्गत शासक इल्तुतमिश को पढ़ा हुआ था। आज हम अगले शासक रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे, पिछली कक्षा में जाना चाहेंगे। हमने ये बताया हुआ था कि गुलाम वंश के अंतर्गत जो इल्तुतमिश शासक था, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पूर्व रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया हुआ था कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा जो उत्तराधिकारी होगा वो हमारी पुत्री रजिया सुल्तान होगी। लेकिन हुआ क्या, जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसका एक पुत्र था, इल्तुतमिश का एक पुत्र था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कल बताया हुआ था पिछली कक्षा में, रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका पुत्र था। उसने रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठने नहीं दिया था और वो स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। और जब स्वयं गद्दी पर बैठ गया था तब इसका विरोध हुआ था। किसके द्वारा विरोध हुआ था? जो शक्तिशाली तुर्क नेता थे, जो शक्तिशाली और अमीर तुर्क नेता थे, उन्होंने विरोध किया था। क्यों विरोध किया हुआ था? क्योंकि जो फिरोज शाह था वो एक अयोग्य शासक था और उसकी जो माँ थी तुर्कान शाह तुर्कान, जो उसकी माँ शाह तुर्कान थी, वो शासन कार्य में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती थी। इस हस्तक्षेप से तुर्क जो नेता थे, जो अमीर तुर्क नेता थे, वो परेशान थे और उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटा दिया था और शासक किसको बना दिया था? रजिया सुल्तान को। तो अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई शासिका रजिया सुल्तान। तो आइए जानते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान का जो शासन काल है, सबसे पहले तो शासन काल इसका 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक है। 4 वर्ष इसने शासन किया हुआ था। पहली बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है रजिया सुल्तान के बारे में, वो ये है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासक कौन है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन है, तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान ही है। अभी दिल्ली पर कोई भी महिला शासक हुई ही नहीं है। इसके रजिया सुल्तान के पूर्व जो भी हुए सारे पुरुष थे, कोई महिला शासिका नहीं हुई है। इसलिए दिल्ली पर राज करने वाली अगर आपसे प्रथम महिला शासक का पूछा जाता है तो वो प्रथम महिला शासक जो है वो रजिया सुल्तान थी। या इसी को थोड़ा सा प्रश्न घुमा सकता है आपसे, प्रश्न ये कर सकता है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? प्रश्न थोड़ा सा घुमा सकता है, इस प्रकार से भी कर सकता है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक भी रजिया सुल्तान थी। या इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि मध्यकालीन भारत की अंतिम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो मध्यकालीन भारत की अंतिम महिला शासक भी रजिया सुल्तान ही थी, चूंकि रजिया सुल्तान के बाद कोई भी महिला मुस्लिम शासक नहीं हुई है मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत की यहां बात हो रही है। तो अगर मध्यकालीन भारत को हम देखेंगे तो मध्यकालीन भारत में रजिया सुल्तान ही पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई थी। तो इतने फैक्ट रजिया सुल्तान के बारे में जाने हमने। अब देखिए रजिया सुल्तान की एक खास बात क्या थी। रजिया सुल्तान ने क्या किया था? रजिया सुल्तान ही वो एक ऐसी महिला थी, प्रथम मुस्लिम महिला थी। रजिया सुल्तान के बारे में एक तथ्य और है, रजिया सुल्तान जो थी वो ऐसी प्रथम महिला मुस्लिम थी जिसने स्त्रियों के वस्त्रों को त्याग दिया था और स्त्रियों के वस्त्रों को त्याग करके पुरुषों के वस्त्र धारण कर लिए थे। यानी वो राज दरबार में जब आती थी तो वो पुरुषों के वस्त्र धारण करके आती थी। ऐसी महिला मुस्लिम पहली अगर कही जाए तो रजिया सुल्तान ही थी। मुस्लिम महिलाओं में बहुत बड़ी बात कि महिलाओं के वस्त्र त्याग करके पुरुषों के वस्त्र धारण करके आने लगे, बहुत बड़ी बात। तो जब बहुत बड़ी बात थी तो जब राज दरबार में रजिया सुल्तान इस प्रकार से पुरुषों के वस्त्र धारण करके आती थी तो उसका विरोध होता था। और उसका विरोध कौन करते थे? उसका विरोध तुर्क नेता करते थे, जो अमीर तुर्क नेता थे, जो शक्तिशाली तुर्क नेता थे, जो प्रभावशाली तुर्क नेता थे। उनके द्वारा रजिया सुल्तान का विरोध किया जाता था। क्योंकि रजिया सुल्तान जो थी वो
महिलाओं के वस्त्रों को त्याग करके पुरुषों के वस्त्र धारण करके राजदरबार में राज किया करती थी, शासन किया करती थी। तो इसी कारण और भी अन्य कारण थे। तुर्क नेता जो थे वो विरोधी थे किसके? रजिया सुल्तान के। आगे बढ़ते हैं। देखिए रजिया सुल्तान ने विवाह किससे किया हुआ था? रजिया सुल्तान ने विवाह किया था जमालुद्दीन याकूत। रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत से विवाह किया हुआ था, जमालुद्दीन याकूत नाम के व्यक्ति से। लेकिन हुआ क्या? जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी गई। और हत्या किसने की? एक व्यक्ति था मलिक अल्तुनिया। इस मलिक अल्तुनिया के द्वारा जमालुद्दीन याकूत यानी रजिया सुल्तान का पति, इस रजिया सुल्तान के पति की हत्या कर दी गई मलिक अल्तुनिया के द्वारा। ये मलिक अल्तुनिया कौन था? ये मलिक अल्तुनिया एक तुर्क नेता था, एक तुर्क अमीर था, या ये दूसरे शब्दों में कहें अगर उस समय तो ये भटिंडा का गवर्नर था, या भटिंडा का सूबेदार कह सकते हैं। ये कहां का सूबेदार था? ये भटिंडा का सूबेदार था। भटिंडा का सूबेदार था या गवर्नर कह दें। कौन? मलिक अल्तुनिया। इसी ने जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व था, प्रभावशाली व्यक्ति था, ये काफी जो है शक्तिशाली भी था। इसलिए इसने जो है जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी थी रजिया सुल्तान के पति की। अब जानते हैं आगे, जब रजिया सुल्तान के पति की हत्या हो जाती है तब क्या होता है? तब वो रजिया सुल्तान लगभग असहाय हो जाती है और तुर्क नेता पहले से ही उसका विरोध कर रहे थे। जो राज दरबार में अमीर तुर्क नेता थे वो पहले से ही उसका विरोध कर रहे थे, और जब पति उसका नहीं रहा तो विरोध और ज्यादा अधिक हो जाता है। तो इसी कारण राज दरबार के विरोध को दबाने के लिए रजिया सुल्तान ने क्या किया? एक कदम उठाया। उसने क्या कदम उठाया? इसी मलिक अल्तुनिया से उसने शादी कर ली। इसी मलिक तुर्क नेता अल्तुनिया से शादी कर ली। राज दरबार के विद्रोह को दबाने के लिए इसने पुनः विवाह कर लिया। लेकिन क्या हुआ? तुर्क नेता लगातार इसका विरोध कर रहे थे, और इस विरोध के कारण ही एक बार क्या हुआ? एक स्थान है कैथल, एक स्थान का नाम है कैथल। उसी कैथल के समीप कब? 1240 ईस्वी में उसी कैथल के समीप डाकुओं द्वारा रजिया की और उसके पति की हत्या करा दी गई। रजिया की और रजिया के साथ साथ उसके पति की, दोनों लोगों की कैथल के समीप डाकुओं द्वारा हत्या करा दी जाती है। और जब हत्या हो गई तो इसके बाद अगला शासक कौन होता है जानते हैं? इसके बाद अगला शासक जो होता है वो है मुइजुद्दीन बहराम शाह। जो रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक हुआ मुइजुद्दीन बहराम शाह। अब बहराम शाह के बारे में जानते हैं कि यह बहराम शाह कौन था। बहराम शाह जो था वो इल्तुतमिश का पुत्र था, यानी इल्तुतमिश की पुत्री ही थी रजिया सुल्तान, और इल्तुतमिश का ही पुत्र था बहराम शाह। तो जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो किसको शासक बना दिया जाता है? बहराम शाह को, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश का एक पुत्र और बताया हुआ था हमने, जो रजिया सुल्तान के पहले गद्दी पर बैठा था। कौन था? फिरोज शाह। पहले ही बताया था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बताया हुआ था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो वो रजिया सुल्तान के पहले गद्दी पर बैठा था, लेकिन वो अयोग्य शासक था, उसको हटा दिया गया था। अब रजिया सुल्तान की जब मृत्यु हो गई तो बहराम शाह गद्दी पर बैठ गया। ये भी इल्तुतमिश का पुत्र है। इसका शासनकाल क्या था? 1240 से 1242 ईस्वी तक लगभग 2 वर्ष इसने शासन किया हुआ था। रजिया सुल्तान ने लगभग 4 वर्ष शासन किया हुआ था। तो इस मुइजुद्दीन बहराम शाह की भी हत्या करा दी गई। इसकी भी जो है तुर्क नेताओं के द्वारा इसकी भी हत्या करा दी जाती है। इसको भी वो योग्य शासक नहीं मानते हैं अपने अकॉर्डिंग। तुर्क नेता और तुर्कों का प्रभाव था भाई, तुर्की नेताओं का, जो तुर्की अमीर हुआ करते थे उस समय, प्रभावशाली व्यक्तित्व थे उनके। तो उन्होंने जो है बहराम शाह को भी गद्दी से हटा दिया और उसकी हत्या करा देते हैं। यह चीज हो गई मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। अब जानते हैं बहराम शाह के बाद कौन शासक हुआ? तो बहराम शाह के बाद जो बहराम शाह का उत्तराधिकारी था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था वो बहराम शाह का उत्तराधिकारी था। इसको शासक बनाया गया। इसका शासनकाल कब से कब तक चला? 1242 से 1246 ईस्वी तक लगभग 4 वर्ष इसने शासन किया हुआ था।
इसके बारे में एक खास बात जानते हैं मसूद शाह के बारे में। मसूद शाह ने क्या किया हुआ था, मसूद शाह ने एक सिक्के चलवाए थे, उन सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम, यानी इसी मसूद शाह ने बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम उन सिक्कों पर अंकित कराया हुआ था। और बगदाद के अंतिम जो खलीफा का नाम था वो था अल मुस्तसीम। क्या नाम था बगदाद के अंतिम खलीफा का? अल मुस्तसीम। अल मुस्तसीम, ये बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम है अल मुस्तसीम। इसका नाम सिक्कों पर अंकित कराया था अलाउद्दीन मसूद शाह से। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सिक्कों पर किसने अंकित कराया था, किस सल्तनतकालीन शासक ने अंकित कराया था, या किस गुलाम वंश के शासक ने अंकित कराया था? तो वो गुलाम वंश का शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह। बस अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में यही एक फैक्ट याद रखेंगे बगदाद के अंतिम खलीफा के संदर्भ में। अब देखिए, अलाउद्दीन मसूद शाह को भी गद्दी से हटा दिया जाता है, और इसको गद्दी से हटाता कौन है? इसको गद्दी से हटाता है बलबन। इसको गद्दी से हटाता है बलबन। बलबन क्या था? बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। देखिए, गुलाम वंश चल रहा है, सब एक दूसरे के गुलाम है। बलबन गुलाम है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। तभी तो इस वंश का नाम है गुलाम वंश। तो बलबन ने इसको क्या किया? अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया, और अलाउद्दीन मसूद शाह को शीघ्र ही गद्दी से हटा करके अगला शासक किसको बना दिया? अगला शासक एक नया कैरेक्टर आता है, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। यह नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाने वाला कौन था? बलबन था। बलबन आप समझ गए, बलबन कौन था? बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। नासिरुद्दीन महमूद अब गद्दी पर बैठ गया। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल जानते हैं 1246 से 1265 ईस्वी तक। काफी लंबा कार्यकाल रहा नासिरुद्दीन महमूद का। अब नासिरुद्दीन महमूद के बारे में थोड़े से फैक्ट जानते हैं। नासिरुद्दीन महमूद क्या था? बलबन के कारण गद्दी पर बैठा था। पहली बात तो ये जानते हैं आप, नासिरुद्दीन महमूद जो था वो बलबन के कारण गद्दी पर बैठा हुआ था। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या थी कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसी से किया था, नासिरुद्दीन महमूद से। दूसरी बात। तीसरी बात यह थी कि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उपाधि एक दी हुई थी उलुग खां की। ये पूछा जाता है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उलुग खां की उपाधि किसको प्राप्त थी? किसको प्राप्त थी? बलबन को प्राप्त थी। किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई थी। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा किसको? बलबन को उलुग खां की उपाधि दी गई थी। तो ये फैक्ट थोड़े से जान लेते हैं नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। एक फैक्ट और जानते हैं नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। एक रचनाकार है, बहुत प्रसिद्ध रचनाकार, मिनहाज उस सिराज। ये प्रश्न भी पूछा गया है आयोग की एक परीक्षा में। ये मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज एक कैरेक्टर याद रखेंगे, एक रचनाकार है। ये उस समय जब नासिरुद्दीन महमूद शासन कर रहा था, उस समय ये दिल्ली का मुख्य काजी था। दिल्ली का मुख्य काजी होना बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो ये दिल्ली का मुख्य काजी था उस समय, मिनहाज उस सिराज, नाम याद रखेंगे, मिनहाज उस सिराज दिल्ली का मुख्य काजी था। इसने एक रचना की हुई थी, उस रचना का नाम था तबकात ए नासिरी। उसने एक रचना की थी, उस रचना का नाम था तबकात ए नासिरी। याद रखेंगे, मिनहाज उस सिराज की रचना तबकात ए नासिरी। अब ये रचना किसको समर्पित थी? किसके बारे में इस रचना में लिखा गया था? तो और कोई नहीं, इसी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है ये रचना। कौन सी? तबकात ए नासिरी। तो ये याद रखेंगे, फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में एक और बात जानते हैं। नासिरुद्दीन महमूद के समय में जो दिल्ली सल्तनत थी, जो साम्राज्य था, वो बहुत निर्धन हो गया था। और इतना निर्धन हो गया था कि कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद जो था वो टोपी सिल करके अपना जीवन निर्वाह करता था। तो टोपी सिल करके अपना जीवन निर्वाह करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? गुलाम वंश का शासक कौन था? तो वो था नासिरुद्दीन महमूद। याद रखेंगे। अब अगली फैक्ट याद रखते हैं, इसकी मृत्यु कब हो गई? इसकी मृत्यु जो है वो 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की हो जाती है। अब देखिए, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। अब अगला शासक कौन बनेगा? अगला शासक बनेगा बलबन। बलबन कौन है? बलबन है इल्तुतमिश का गुलाम। उसका प्रभाव है
शासन में क्यों प्रभाव है? क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया हुआ है नासिरुद्दीन महमूद से, तो बलबन का जो शासन कार्य है उसमें बहुत अधिक हस्तक्षेप है। तो उस समय प्रभावशाली व्यक्तित्व कौन है उस साम्राज्य में? बलबन। तो बलबन ही नासिरुद्दीन महमूद के बाद गद्दी पर बैठ जाता है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी जाने शासक, रजिया सुल्तान के बारे में जाना, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद मसूद शाह, मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद, और अब हम जानेंगे बलबन को। तो इसको इरेज करते हैं और बलबन के बारे में जानते हैं। हाँ, तो अब बलबन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात बलबन का शासनकाल जानते हैं। बलबन का शासनकाल कितना था? तो बलबन का जो शासनकाल था वो 1265 से 1287 ईस्वी तक था। 1265 से 1287 ईस्वी तक बलबन का शासनकाल था। काफी लंबा शासनकाल था, 1265 से 1287 ईस्वी तक। अब इसके बाद अगला फैक्ट जानते हैं बलबन के बारे में। देखिए, बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का जो पूरा नाम था वो था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। अब बलबन का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो बलबन का जो वास्तविक नाम है वो बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। तो प्रश्न ये बनता है कि बहाउद्दीन किस शासक का वास्तविक नाम था? तो वो बलबन का वास्तविक नाम था। और बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ये 3 फैक्ट हो गए। फिर आगे जानते हैं। देखिए, ये बलबन कौन था? पहले ही बता चुके हैं। ये बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक, पहले ही बता चुके। अब एक और फैक्ट जानते हैं कि ये जो था वो इल्बरी तुर्क जनजाति का था। इल्बरी तुर्क जाति का था। इल्बरी ही तुर्क जाति का कौन था? इल्तुतमिश। पिछली कक्षा में हमने इल्तुतमिश वाली कक्षा में बताया हुआ था कि इल्बरी तुर्क जाति का ही इल्तुतमिश था। तो ये भी जो है किस जाति का था? इल्बरी तुर्क जाति का था। अगला फैक्ट जानते हैं। देखिए, अगला फैक्ट ये है कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ था कि इल्तुतमिश ने 40 सरदारों की एक टोली बनाई थी। 40 सरदारों का एक समूह बनाया हुआ था, जिसको क्या कहा जाता था? जिसको कहा जाता था गुलाम चालीसा, या इसका एक दूसरा नाम भी था। इसका एक दूसरा नाम था तुर्कान ए चहलगानी। इसको इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया हुआ था, इस गुलाम चालीसा को। क्यों चालू किया था? अपने जो है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुलाम चालीसा का गठन किया हुआ था इल्तुतमिश ने, तुर्कान चहलगानी का। तो अगर यह प्रश्न आता है कि तुर्कान चहलगानी अथवा गुलाम चालीसा का गठन किसने किया हुआ था, तो गठन किया था इल्तुतमिश ने। और इसको समाप्त किसने किया हुआ था? इसको समाप्त किया था बलबन ने। तुर्कान चहलगानी को बलबन ने समाप्त किया हुआ था। ठीक, ये फैक्ट जानेंगे। अगला फैक्ट जानते हैं बलबन के बारे में। देखिए, बलबन ने क्या किया था? बलबन ने राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, राजत्व का दैवीय सिद्धांत कहें या सुल्तान का दैवीय सिद्धांत कहें, यह सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत वो ये कहता था कि जो राजा है, जो सुल्तान है, वो इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। यानी कि सुल्तान कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। सुल्तान कौन है? सुल्तान इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा बलबन का मानना था। इसीलिए उसने राजत्व या सुल्तान के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। इसी क्रम में उसने एक बात और कही, उसने अपने को जिल्ले इलाही घोषित किया हुआ था। जिल्ले इलाही क्या होता है? जिल्ले इलाही होता है अल्लाह की छाया, यानी वो अपने आप को अल्लाह की छाया कहता था। कुल मिलाकर के वो अपने को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि ही कहता था। ये बात याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बलबन ने किया। अपने आप को जिल्ले इलाही किसने कहा? बलबन ने कहा। और इसी राजत्व के दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत ही इसने निरंकुशता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो निरंकुशता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निरंकुशता के सिद्धांत का प्रतिपादन भी बलबन ने किया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अब देखिए, निरंकुशता का सिद्धांत मतलब राजा निरंकुश। भाई, राजा तो अब
बलबन के अकॉर्डिंग क्या है, बलबन के अकॉर्डिंग राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि है, अल्लाह की छाया है, तो राजा क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। निरंकुशता का सिद्धांत इस तरीके से उसने इस दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत दिया हुआ था, निरंकुशता का सिद्धांत। और देखिए इसी राजत्व के दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत इसने नियामत ए खुदाई का सिद्धांत दिया हुआ था। नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, या राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बलबन ने ही किया। एक ही बात है, नियामत ए खुदाई कहें या राजत्व का दैवीय सिद्धांत कहें, बात एक ही है। नियामत ए खुदाई का मतलब भी है कि जो राजा है, जो सुल्तान है, वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, अलग अलग नियामत खुदाई का प्रतिपादन या राजत्व के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ था। तो ये बात बलबन के बारे में हो गई। और देखिए बलबन के बारे में महत्वपूर्ण बात जानते हैं, एक गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद है। गढ़मुक्तेश्वर एक मस्जिद है, उसकी दीवारों पर उसने अपने शिलालेख बनाए हुए हैं। किसने, बलबन ने। गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर बलबन ने अपने शिलालेख बनाए हुए हैं और इस शिलालेख में बलबन ने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा हुआ है। गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद में इसने जो दीवारों पर अपने शिलालेख बनाए हैं, इस शिलालेख में इसने अपने आप को खलीफा का सहायक बताया हुआ है। अगली बात जानते हैं इसके बाद। देखिए महत्वपूर्ण बात, इसने क्या किया था, इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा चलाई थी। सिजदा क्या होता है, सिजदा होता है सिर झुकाकर बैठना। यानी अगर सुल्तान आपके सामने बैठा हुआ है तो आप सुल्तान की नजरों में नजर नहीं मिला सकते हैं। आप कैसे बैठेंगे, आप सिर झुकाकर बैठेंगे, ऐसा उसने सिजदा का सिद्धांत दिया। तो पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस का सिद्धांत किसने दिया, तो बलबन ने दिया। पाबोस का सिद्धांत क्या था, पाबोस का सिद्धांत था पैरों को चूमना। यानी आप अगर सुल्तान के सामने आते हैं, सुल्तान के सामने उपस्थित होते हैं, तो आप उसके पैरों को चूमेंगे, आप उसका सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से सिजदा और पाबोस के सिद्धांत को देने वाला जो शासक था वो था गुलाम वंश का शासक बलबन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिजदा और पाबोस। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति दी थी। लौह एवं रक्त की नीति क्या होती है, इसने अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए, विद्रोहियों को कुचलने के लिए लौह और रक्त की नीति चलाई हुई थी। इस नीति के तहत वो क्या करता था, सबसे पहले विद्रोहियों को अपने मार देता था। जो भी उसके विद्रोही होते थे उनको मार देता था और जो विद्रोही के बीवी और बच्चे होते थे उनको वो अपना गुलाम बना लेता था। यही थी लौह और रक्त की नीति बलबन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लौह एवं रक्त की नीति किसने चलाई, बलबन ने चलाई। और देखिए एक फारसी त्योहार होता है, उस फारसी त्योहार का नाम है नौरोज। प्रश्न पूछा जाता है फारसी त्योहार नौरोज का प्रारंभ किसने किया, तो फारसी त्योहार नौरोज का प्रारंभ जो है वो बलबन ने किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक इसने मंगोलों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए एक सैन्य विभाग बनाया हुआ था। बहुत ही एक्टिव सैन्य विभाग बनाया हुआ था जो युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहता था। जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई या युद्ध की आहट हुई तुरंत वो सक्रिय हो जाता था। ऐसे एक सैन्य विभाग का गठन किया हुआ था। और क्यों किया हुआ था, मंगोलों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, चूंकि मंगोल हमेशा आक्रमण किया करते थे साम्राज्यों पर। मंगोल के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मंगोल कौन थे, क्या थे। तो इसने दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग की स्थापना की हुई थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो उसकी स्थापना भी गुलाम वंश के शासक बलबन के द्वारा की गई थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में देखिए एक बात जानते हैं कि बलबन के शासनकाल में बलबन के साम्राज्य में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। यह बात ध्यान रखेंगे, केवल एकमात्र विद्रोह हुआ था। इसीलिए इस विद्रोह का महत्व हो जाता है और यह आयोग की परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि वो विद्रोह कौन सा था जिसको बलबन ने दबाया था और उसके साम्राज्य में कहां पर हुआ था। तो वो विद्रोह हुआ था बंगाल में। कब हुआ था, 1279 ईस्वी में हुआ था बंगाल में। और बंगाल में विद्रोह किया किसने था, वहीं का सूबेदार, बंगाल का ही सूबेदार था, उसका नाम था तुगरिल खां। बंगाल का ही एक सूबेदार था, उसका नाम था तुगरिल खां। उसने इस विद्रोह को किया हुआ था बंगाल में 1279 ईस्वी में। लेकिन तुगरिल खां इस विद्रोह
को अंजाम नहीं दे पाया और बलबन ने इसके विद्रोह को दबा दिया और जो भी विद्रोही थे तुगरिल खां सहित जो जो विद्रोह में शामिल थे उन सभी विद्रोहियों का इसने दमन कर दिया, सभी विद्रोहियों को इसने मार डाला था। तो ये एकमात्र जो विद्रोह हुआ है वो याद रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वो कौन सा शासक था जिसने मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी, तो वो बलबन ही था। हम अभी बता चुके मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए ही इसने दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग गठित किया था जो युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहता था। इस प्रकार इसने मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए कई प्रयास किए हुए थे सैन्य स्तर पर। इसलिए यह कहा जाता है कि बलबन ने अपने साम्राज्य की मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक प्रसिद्ध फारसी कवि हुआ है अमीर खुसरो। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा अमीर खुसरो का। ये अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? ये बलबन के दरबार में रहता था। पहली बात, अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। ये हम जो है इसके बाद गुलाम वंश के बाद जब हम खिलजी वंश पढ़ेंगे तब हम अमीर खुसरो के बारे में डिटेल से जानेंगे। अभी केवल इतना जानते हैं कि अमीर खुसरो जो था वो बलबन का दरबारी कवि था, बहुत ही प्रसिद्ध फारसी कवि हुआ था अमीर खुसरो। ये केवल बलबन के दरबार का ही कवि नहीं था। इस अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों को देखा हुआ था, यानी 7 सुल्तानों के शासन काल में ये अमीर खुसरो रहा था। और कौन कौन से वो 7 सुल्तान थे वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे बताएंगे जब अमीर खुसरो को डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर केवल यही जानते हैं कि अमीर खुसरो जो था वो बलबन का एक दरबारी कवि था। और अमीर खुसरो के अलावा एक अमीर हसन भी हुआ है। ये भी अमीर हसन विद्वान था और ये अमीर हसन भी जो था वो बलबन का दरबारी था। तो अमीर हसन या अमीर खुसरो अगर पूछा जाता है कि किसके दरबारी थे तो वो बलबन के दरबारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बलबन के पुत्र कौन से थे? देखिए, बलबन के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था मोहम्मद खां और एक पुत्र का नाम था बुगरा खां। 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था मोहम्मद खां और दूसरे पुत्र का नाम था बुगरा खां। मोहम्मद खां क्या था? मोहम्मद खां की हत्या हो जाती है और किसके द्वारा हत्या हो जाती है? मंगोलों के द्वारा उसकी हत्या हो जाती है। जब मंगोल आक्रमण होता है तो मंगोलों से लड़ते लड़ते जो है इसकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद खां की। अब केवल इसका एक पुत्र बचता है, कौन सा? बुगरा खां। तो बुगरा खां शासन नहीं कर पाता है हालांकि, लेकिन जो बुगरा खां का पुत्र था, बुगरा खां का जो पुत्र था उसने शासन किया हुआ है। अभी आगे बताएंगे। अभी बलबन के बारे में पढ़ रहे हैं तो बलबन के बारे में जानते हैं। देखिए, बलबन की मृत्यु कब हुई थी? बलबन की मृत्यु जो है वो 1287 ईस्वी में हुई थी। तो इतने सारे फैक्ट जो है वो बलबन के बारे में हो गए। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, हम जो भी बोलते हैं या जो लिखा होता है सब कुछ किसी ना किसी परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा गया है। कोई भी तथ्य फालतू नहीं है। जो भी हम बोलते हैं या जो भी लिखा होता है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट है। किसी न किसी परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा गया तथ्य होता है, ध्यान रखना। अब देखिए, इस बलबन की स्थापत्य कला के संबंध में जानते हैं कि बलबन ने स्थापत्य कला के संबंध में क्या किया हुआ था। तो देखिए, स्थापत्य कला के संबंध में दिल्ली में बलबन ने मकबरे का निर्माण कराया था और इस मकबरे का निर्माण बलबन ने स्वयं कराया हुआ था अपनी मृत्यु के पूर्व, यानी अपनी मृत्यु के पूर्व अपने ही मकबरे का निर्माण बलबन ने दिल्ली में कराया हुआ था। पहली बात, इस मकबरे की खास विशेषता है। देखिए, खास विशेषता यह है कि इस मकबरे में ही सबसे पहले मेहराब का प्रयोग किया गया है। वास्तविक रूप से मेहराब का प्रयोग किया गया है। इस मकबरे में ही सबसे पहले वास्तविक रूप से मेहराब जैसा होता है, होना चाहिए, तो मेहराब का प्रयोग अगर देखने को मिलता है सबसे पहले वास्तविक रूप से, तो इस बलबन के मकबरे में ही सबसे पहले वास्तविक रूप से मेहराब का प्रयोग देखने को मिलता है। दूसरी जो विशेषता है इस बलबन के मकबरे की वो ये है कि शुद्ध इस्लामिक शैली से बना ये पहला मकबरा है जो भारत में है। यानी भारत में शुद्ध इस्लामिक शैली से अगर बना पहला मकबरा पूछा जाता है आपसे तो वो बलबन का ही मकबरा है। तो याद रखेंगे इस तथ्य को बलबन के स्थापत्य कला में, बलबन के मकबरे के बारे में। बस स्थापत्य कला में यही है और कुछ नहीं खास इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी आगे बात जानते हैं कि जब
इसकी मृत्यु हो गई बलबन की, तो बलबन के मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? तो मोहम्मद खां जो उसका पुत्र था, हम बता चुके मंगोलों के आक्रमण में वो मारा गया था, और एक दूसरा पुत्र था इसका बुगरा खां। तो जो बुगरा खां था उसका पुत्र था कैकुबाद, जो बुगरा खां था उसका पुत्र था कैकुबाद। तो कैकुबाद गद्दी पर बैठता है बलबन की मृत्यु के बाद, पहली बात। फिर क्या होता है, कैकुबाद के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? कैकुबाद के बाद कैकुबाद का ही 3 वर्षीय पुत्र, अल्पवयस्क 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स, कौन बैठता है? शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो कि 3 वर्ष का था, अल्पवयस्क था, कैकुबाद की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। और एक बात ध्यान रखेंगे, यही शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाता है गुलाम वंश की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक जो था वो गुलाम वंश की गद्दी पर बैठने वाला और कोई नहीं, यही शमसुद्दीन क्यूमर्स था। और इस शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा कर दी गई थी? इसी के सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और गुलाम वंश का यहीं से अंत हो जाता है। और किस वंश का प्रारंभ हो जाएगा? खिलजी वंश का प्रारंभ हो जाएगा। खिलजी वंश की स्थापना कौन करेगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इस प्रकार से सल्तनत काल के अंतर्गत हम लोगों ने जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसका अध्ययन कर लिया पूरी विधिवत तरीके से। अब आगे आएगा खिलजी वंश, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। तो ठीक है, अगली कक्षा में मिलते हैं खिलजी वंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।